Hello everyone, welcome to Fly High Smart Tuition. So today we are going to cover the second part of the chapter Life Process. फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखा था एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टडी किया था. इस सेक्शन में बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन कैसे होता है. हमने पढ़ा था कि 4 बेसिक प्रोसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है. रेस्पिरेशन को भी हमने ब्रीफली समझा था कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन ऑल अबाउट. हमने ये देखा था कि भाई न्यूट्रिशन के हेल्प से हमें फ्यूल मिल गया. अब इस फ्यूल को जलाना होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगा एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस विच इज़ टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी. तो इसी को हम लोग डिटेल में इस टॉपिक में समझेंगे, एक करके समझते जाएंगे. तो हमने अभी यही समझा कि जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है टू कैरी आउट वेरियस अदर लाइफ प्रोसेसेस. अब इससे एनर्जी डिराइव करने के लिए दे आर डिफरेंट वेज, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रास्ते से इस फ्यूल को बर्न करते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको बर्न करते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इस फूड को, इस फ्यूल को बर्न करके एनर्जी रिलीज कराते हैं. तो जब ऑक्सीजन का यूज़ होता है, तो जब हम फूड को बर्न करते हैं, देन द फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्योंकि वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल था, उसको हमने जलाया, उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है. इसके अलावा दूसरा मोड भी है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में, कि किस तरीके से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता था इन प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह वगैरह. तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस होगा तो उसका पहला स्टेप यही है कि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, विच इज़ अ 6 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल C6H12O6. ये टूट के 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस होगा ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. अब स्टेप 2 में एनारोबिक भी हो सकता है या फिर एरोबिक भी हो सकता है. अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, तो वहाँ पे ये पायरुवेट जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, विच इज़ अ 2 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. और इसके बारे में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे. तो यहाँ फर्मेंटेशन के प्रोसेस से पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ठीक है, ये याद रखना है. और यही एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो दिस पायरुवेट ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, वहाँ पे ये प्रोसेस होगा, वहाँ पे ये 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन. द एनर्जी रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज क्वाइट हाई. ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, वो कंप्लीटली बर्न कर रहा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट बर्निंग उसका नहीं हो रहा है, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगा. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं. कई बार हम लोग जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या कोई बहुत अचानक से हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो मसल में क्रैम्प्स आ जाता है. आपने सुना होगा ना कि बहुत ज़ोर से तेज़ दौड़ लिया या स्विमिंग कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, सो देयर इज़ अ मसल क्रैम्प. ये मसल क्रैम्प क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो गया. हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है उस मसल तक,
क्योंकि हम अचानक से बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का सप्लाई जब हमारे मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है तो भाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उस वेट को उठाने के लिए या दौड़ने के लिए। तो भाई शॉर्टकट यूज़ कर लेता है बॉडी हमारा, मसल शॉर्टकट यूज़ करता है, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करता है और जो थोड़ा मोड़ा एनर्जी मिलता है उससे काम चलाता है। ठीक है, इस पाथवे में क्या होगा, द पायरुविक एसिड is converted into lactic acid which is again a 3 carbon based molecule। ये भी एक 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। सो दिस जस्ट कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है हेवी एक्सरसाइज करते वक्त, विच लीड्स टू मसल क्रैम्प्स। उसी के वजह से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब जहाँ पे मसल क्रैम्प्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट वाटर बाथ से उसको ठीक करिए, या वहाँ गर्म पानी से सेकिए, या वहाँ पे हम लोग मेडिसिन्स लगाते हैं। तो वो मेडिसिन्स लगाने से या हॉट वाटर बाथ लेने से क्या होता है, या उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मसाजिंग करते हैं। व्हेन वी डू मसाजिंग, व्हेन वी अप्लाई ऑयल या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दिस इंश्योर्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है और वो लैक्टिक एसिड को बर्न करके एनर्जी रिलीज़ कर देता है, एंड दिस इज़ हाउ लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ख़त्म हो जाता है और वो पेन भी फिर सबसाइड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है जब हम अचानक कोई हेवी एक्सरसाइज करें। अब स्टेप 3 विच इज़ अगेन अ कॉमन प्रोसेस, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उससे इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी हो गया हमारे बॉडी के लिए। एनर्जी करेंसी मतलब समझ लो एनर्जी जो रिलीज हुआ वो एटीपी मॉलिक्यूल बना दिया, यानी रुपया बन गया या सिक्का बन गया। अब हमको हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करना है, हमको दौड़ना ही है, तो दौड़ने के लिए हमको एनर्जी खर्च करना होगा, तो जितना एनर्जी खर्च करना है उसके हिसाब से उतना एटीपी वहाँ चुकाना होगा आपको। हमको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए भी हमको, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी बॉडी चुकाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी वहाँ पे वो रिएक्शन हो पाता है। सो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जितना भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा, जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे एटीपी खर्च होता है और वो जिससे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, एंड देन दोज एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन विद इन आवर बॉडी। ये एक जस्ट शॉर्ट समरी हो गया रेस्पिरेशन के बारे में हमने जो भी पढ़ा। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक कर जाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, विच इज़ अ 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, प्लस थोड़ा बहुत एनर्जी निकलेगा। अगर वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ईस्ट में, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल विच इज़ अ 2 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी। अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखते हैं भैया प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, या एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे ये एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ा था स्टोमाटा वगैरह के बारे में, फर्स्ट न्यूट्रिशन पार्ट में ही हमने पढ़ा था कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, दैट इज़ थ्रू लीव्स, और लीव्स में भी जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। इसका रीज़न भी हमने समझा था फर्स्ट पार्ट में। तो स्टोमाटा के थ्रू देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर रिलीज होना, दैट इज़ डन थ्रू स्टोमाटा। और प्लांट के सेल्स में काफ़ी सेल्यूलर गैप्स होता है, देयर इज लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस, ताकि हर सेल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के कांटेक्ट में रहे, ठीक है, तभी वो आसानी से एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बाय द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है। सो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ गैशियस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन लेवल टू लो कंसेंट्रेशन लेवल। तो क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसका कंसेंट्रेशन कहाँ पे कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सुबह के वक्त देखते हैं, सुबह के वक्त क्या होता है, जब प्लांट्स को अपना खाना बनाना होता है तो प्लांट के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है और एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बाय डिफ्यूजन प्रोसेस वो बाहर से लीव्स के अंदर चला जाएगा। और उल्टा होता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट अंदर ज़्यादा है लीव्स में, बाहर कम है, तो वो सिंपली डिफ्यूज आउट कर जाएगा। मगर रात में क्या होता है, ये प्रोसेस एकदम उल्टा हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है तब यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, यानी अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर में कम है, बाहर में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। तो रात में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, रात में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, या फूल नहीं तोड़ना चाहिए, या इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ प्लांट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी उस समय ऑक्सीजन ले रहा है और वी ह्यूमंस ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, तो यू वोंट फील वेरी कंफर्टेबल इफ़ यू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द नाइट पीरियड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। रात के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और ऑक्सीजन प्लांट्स लेता है। अब एक्वेटिक एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। कितना मज़ेदार और कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके पास ऐसा मैकेनिज़्म है या एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है एक्वेटिक एनिमल्स उसको यूज़ कर ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज है पानी में वो काफ़ी कम होता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। मछलियाँ जल्दी जल्दी सांस लेती है, आप एक्वेरियम में देखोगे तो फटाफट मुंह खोलती है बंद करती है, खुलती है बंद करती है। उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। हम लोग बहुत फटाफट नहीं ना ले रहे हैं सांस, ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। मगर एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट काफ़ी कम है, इसलिए उनको फटाफट ऑक्सीजन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, अब सोचो कितना मज़ा आए अगर हम लोग भी गिल्स के जैसा कोई सिस्टम बना लें या एक्वेटिक एनिमल्स के जैसा कोई सिस्टम बना ले, एक आर्टिफिशियल गिल बना ले और उसको हम लोग अपने माउथ में लगा के पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करके स्विम करने निकले तो क्या मज़ा आएगा। अभी आप स्कूबा डाइविंग करोगे या पानी में स्विम करने जाते हो तो भाई बड़ा सारा ऑक्सीजन का टैंक लेके जाना पड़ता है, और वो भी 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 2 घंटे का लिमिटेड टैंक रहता है, वो भी इतना भारी लेके जाना पड़ता है। तो कितना मज़ा आएगा इंस्टेड ऑफ कैरिंग एन एक अलग से टैंक, ऑक्सीजन टैंक कैरी करने के बजाय हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, मछलियों को पढ़े, फिशेस को पढ़े, एक्वेटिक एनिमल्स को पढ़े, एंड वी डेवलप अ मैकेनिज़्म जिससे कि हम पानी के अंदर ही डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें और रिस्पायर कर सकें। तो जितना देर मन उतना देर पानी में हम रह सकेंगे, मछलियों के जैसे तैर सकेंगे। नहीं, आई एक्सपेक्ट वन ऑफ यू जो ये लेक्चर सुन रहा है वो फ्यूचर में इस तरह का कोई एक मशीन डेवलप करे और मुझे फ्री में गिफ्ट कर देना भाई प्लीज़। ठीक है, ये एक मैकेनिज़्म हो सकता है। अब मछलियाँ कैसे लेती हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए वो पानी को कंज्यूम करती है, पानी को वो अपने मुंह के अंदर डालती है, उनमें जो गिल्स होता है वो पानी को फिल्टर आउट कर देता है, उसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन खींच लेता है और बाकी पानी को फ्लश आउट कर देता है। ये इनमें मैकेनिज़्म हो गया। अब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं। ये रेस्पिरेशन का फाइनल टॉपिक आ गया कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट पार्ट्स है। नॉस्ट्रल्स, नाक का जो बड़ा बड़ा छेद हो गया, ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है यार। भगवान ने नाक में 2 छेद क्यों बनाए, एक बड़ा सारा भी तो छेद बना सकते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को जब स्टडी अच्छे से कर लोगे, सोचने लगोगे, छोटा छोटा ऊटपटांग सा डाउट पूछने लगोगे ना, यू विल एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। आप ये मानो कि भाई द बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर इज़ द वन
सिटिंग अबव, जिसने हमें क्रिएट किया है, उससे बढ़िया डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता। तो उन्होंने हमें डिज़ाइन किया है, तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग कर करके ये बॉडी का डिज़ाइन बनाया है। अगर उन्होंने 2 नाक का छेद बनाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा। ये रीज़न, ये लॉजिक आप सोचो। अब ये मत बोलना कि सर्दी में एक नाक बंद हो जाता है और दूसरा काम करता रहे इसलिए ऐसा बनाया है, ठीक है? ऐसा बकवास नहीं, थिंक इट लॉजिकली, क्या कारण हो सकता है। तो 2 नॉस्ट्रिल्स है जिससे कि हवा को हम लोग इनटेक करते, खींचते अपने अंदर में, और नाक के अंदर बहुत सारे फाइन हेयर पार्टिकल्स होते हैं जो कि डस्ट या जो भी गंदगी है उसको फिल्टर आउट कर देता है, ताकि वो गंदगी हमारे अंदर लंग्स के अंदर नहीं जा सके। तो वो हेयर्स का वही काम है, फिल्ट्रेशन का काम करना, वो उसको वहीं पे रोक देता है। साथ ही हमारे नाक के अंदर चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, ताकि डस्ट वगैरह उसमें चिपक जाए और वो भी अंदर नहीं पास आउट हो। फिर हो गया थ्रोट, नाक से होते हुए वो कहाँ पे जाएगा? थ्रोट में। थ्रोट में क्या है कि वो वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, ये देखो, ये कार्टिलेजेस का रिंग्स हो गया, इसके थ्रू होते हुए वो हमारे लंग्स तक जाता है। अब भाई ये सीधा सीधा नहीं हो के ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस के फॉर्म में क्यों है? इसका आंसर तो बेटर कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट ही दे सकता है, मगर मेरे अंडरस्टैंडिंग से जो मुझे समझ में आया, जैसा कि बुक में लिखा हुआ था, ताकि हवा का पैसेज कभी अचानक से कोलैप्स नहीं कर जाए। तो भाई तुम सोचो, अगर तुम एक स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो, पानी पीते पीते छोड़ दिया खींचना, जब तक खींच रहे हो तब तक तो पानी ऊपर की ओर आ रहा है, मगर जैसे ही खींचना बंद किया वो अचानक से पूरा पानी का लेयर नीचे गिर जाएगा। मगर अगर यही स्ट्रॉ रिंग्स के फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, तो अगर जब तक आप खींच रहे हो तब तक तो वो ऊपर आएगा, मगर अगर आप खींचना बंद कर दोगे तो वो अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, उसको गिरने में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे राउंड राउंड गोल गोल घूम के नीचे जाएगा। सो मेरे हिसाब से दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, या प्रेशर का कारण भी हो सकता है कि हाई प्रेशर या लो प्रेशर की वजह से वो कहीं हमारा थ्रोट कोलैप्स नहीं कर जाए, सिकुड़ नहीं जाए, ठीक है? तो वो फिर नॉस्ट्रल से होते हुए, थ्रोट से होते हुए हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा तो लंग्स एग्जैक्टली पेड़ का डिज़ाइन के जैसा है। लंग्स को आप देखोगे तो लगेगा कि भैया वो एक पेड़ ही है, जिसमें एक बड़ा सारा ब्रांच है, उसमें से छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए हैं और छोटे ब्रांचेस में लीव्स लगे हुए। तो यहाँ पे जो लंग्स है वो डिवाइड होता है, जो बड़ा ब्रांच हो गया उसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है? ब्रोंकस, ये बड़ा टहनिया आप देख सकते हो। वो फिर उससे जो छोटे छोटे टहनियाँ बन रही हैं उनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोल दिए, ब्रोंक्यूल्स, ये आप देख सकते हो छोटा टहनी। अब उसमें गोल गोल यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। तो समझ लो कि ये एक तरह का पत्ता हो गया, इट इज़ एक्टिंग लाइक लीव्स, एल्वियोली, जहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो एल्वियोली इज़ लाइक लीव्स। तो लंग्स को हम पेड़ से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, देखने में भी एंड उसके वर्किंग में भी। अब एल्वियोली जो हो गया, जिसको हम एयर सैक भी बोलते हैं, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेशन का जो सबसे बेसिक यूनिट हो गया फिल्ट्रेशन का, दैट इज एल्वियोली। यहाँ जो एल्वियोली का वॉल्स है, क्योंकि ये भी एक स्टेशन, एक जंक्शन के जैसे काम कर रहा है, जैसा कि न्यूट्रिशन में विली काम कर रहा था, यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे ताकि कोई भी सामान आसानी से यहाँ उतारा जा सके और यहाँ से नया सामान लेके आगे दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो छाती है, रिब्स जो है, वो फ्लैटन हो जाता है और हमारा डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। सांस खींचोगे तो छाती बाहर की ओर निकलेगा और डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी छाती में एक खाली जगह बन जाएगा। देयर इज अ कैविटी, क्रिएशन ऑफ कैविटी, जिसके वजह से हवा बाहर से अंदर की ओर घुस जाएगा, सक हो जाएगा। समझ लो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब हम सांस खींचने की कोशिश करते हैं। छाती बाहर, डायफ्राम फ्लैटन हो गया तो उसमें जगह, खाली जगह बन गया, और इस खाली जगह को बढ़ने के लिए बाहर से अंदर हमारे लंग्स के अंदर हवा जाता है।
ठीक है, और वो एल्वियोली को भी, एयर सैक्स को भी गैस से भर देता है। वो बेसिकली कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन गैस है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे आप ठीक से देखो, ये एल्वियोली वाला वर्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, आप देख रहे हो ब्लड आ रहा है, ठीक है। ब्लड जो आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो ब्लू कलर का है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। यहाँ पे जो ब्लड पिगमेंट है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को उतार दिया, समझ लो एक स्टेशन में आया तो यहाँ पे उसने इस स्टेशन पे कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा, और लंग्स में एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आया था उसको नया को बैठाया, अब उसको ले गए, रेड कलर का लेके बैठा लिया है, अब इसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने ले जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एल्वियोली फंक्शंस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अब मज़ेदार चीज़ ये देखोगे आप कि जब भी हम एक ब्रीदिंग साइकिल करते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस पीरियड में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे छाती में हवा रहेगा ही नहीं। मान लो अचानक से हम सांस रोक लिए, सांस सब लोग रोक लो, कितना देर रोक सकते हो? रोको। क्यों रोक पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, हमारे छाती में, हमारे बॉडी में अभी भी कुछ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो गया, ठीक है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं, ठीक है। ये रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होने का पर्पस ये है कि भाई अगर किसी भी कारण सांस छोड़ने और लेने में जो समय लग रहा है उस दौरान हमारा छाती खाली नहीं होना चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन का सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए, ताकि ये एब्जॉर्प्शन और रिलीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ का प्रोसेस आसानी से हो सके। इस ग्राफ को आप ठीक से देखिए, ठीक है। जब हम टोटल लंग कैपेसिटी आप देख रहे हो, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया कि हमारा छाती का कैपेसिटी इतना है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का टाइम हो गया। जोर से सांस खींचोगे तो आप जितना पूरा कैपेसिटी छाती का भर सकते हो, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व हो गया, मतलब हम और खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली खींचते हैं। हम कितना भी छोड़ दें, जोर से छोड़ भी देंगे सांस तो पूरा नहीं छोड़ पाएंगे, स्टिल रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी लेफ्ट विद इन आवर चेस्ट, जो कि हमें सांस रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी है, और इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है विथ एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके हम इस एक्टिविटी को, इस कैपेसिटी को, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, रेसिजुअल वॉल्यूम को। अब देखा जाए, अगर एनिमल्स का साइज छोटा है तब तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाएगा, सिर्फ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट अलोन। मगर जब एनिमल का बॉडी साइज बड़ा हो, जैसे हमारे केस में हो गया, तब वहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन का प्रोसेस इज़ नॉट सफिशिएंट और नॉट इनफ कि वो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करा दे। इसीलिए हमको क्या चाहिए? एक कैरियर चाहिए, जिसमें हम उस ऑक्सीजन को बैठा दें और वो उस ट्रेन में या बस में बैठ के पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। तो ये जो कैरियर है हमारे बॉडी में, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हमारे बॉडी में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में आप पढ़े हुए हो। सो हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा लेता है और अपने साथ ले जाता है, पूरे बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको जहाँ ऑक्सीजन दिखता है उसको अपने पास बैठा लेगा और ले जाएगा, ठीक है। और ये जो हेमोग्लोबिन है ये RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्रेजेंट होता है। ये आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए वो हमारे ब्लड में जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो वो डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है और वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है, ठीक है। आई होप रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप सभी को क्लियर है कि कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू गिव अस द फीडबैक। थैंक यू।